Hello friend, welcome to my Jia classes. From this video, let's discuss about Henry Fayol and this part of public administration. इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हेनरी फॉयल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं। इनकी जन्म 1841 में तुर्की के इस्तांबुल में हुई थी, लेकिन इनकी मौत फ्रांस के पेरिस में 1925 में हुई थी। हेनरी फॉयल को फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी बोला जाता है और ये एक फॉर्मल थिंकर थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द गैंग प्लांक। गैंग प्लांक का मतलब होता है लेवल जंपिंग। हेनरी फॉयल ने द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का एक न्यू परसेप्शन दिया था, जिसकी वजह कर इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। हेनरी फॉयल एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। फॉयल बोलते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं है। हेनरी फॉयल इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हेनरी फॉयल का मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। फर्स्ट बुक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1908 की बुक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली, जो कि 1916 की बुक है। इस बुक को फॉयल ने जब लिखा था तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन इस बुक को 1949 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसका नाम रखा गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1949 में और इसका नाम रखा गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बुक है द एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ द स्टेट, जो कि 1923 की बुक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉयल ने मैनेजमेंट थ्योरी में मेन 3 थ्योरीज को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है द 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पेज में है द 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो फॉयल ने क्या किया, जितनी भी एक्टिविटीज है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको 6 ग्रुप में बांट दिया। फर्स्ट है द टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आएंगे, जितने भी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडेप्टेशन, ये सब टेक्निकल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या है, आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा या कोई प्रोडक्ट को बेचा, सेल किया या कोई एक्सचेंज। उसके बाद फाइनेंशियल में क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब है आपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर जो कैपिटल है उसको हम कैसे मैक्सिमाइज तरीके से यूज करें ताकि बेनिफिट हो। उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या आएगा, हिसाब किताब, मतलब कितना बेनिफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये सब। मैनेजर एक्टिविटीज। मैनेजरियल एक्टिविटीज में मैनेजमेंट क्या काम करेगा, तो फॉयल ने क्या किया, मैनेजरियल एक्टिविटीज को 5 हिस्सों में बांट दिया। फॉयल ने मैनेजर एक्टिविटीज को 5 हिस्सों में बांट दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके बाद हम देखते हैं द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन कौन कौन सी है। फर्स्ट इज द प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग। फर्स्ट इज ए प्लानिंग। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो सबसे पहले मैनेजर क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे और किस तरह से हमें अपने पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, अब वो जो प्लान बनाया गया उसको अच्छे से अचीव करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी रिसोर्सेस हैं और लोग हैं सबको ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब सबको एक जगह लाएंगे। थर्ड है कमांडिंग। उसके बाद वो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी लोग हैं, जो भी टीम है,
उनको वो बताएंगे किस तरह से उन्हें काम करना है और किस तरह से अपने पर्पस को पूरा करना है ताकि उनकी प्लान इम्प्लीमेंट हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट काम कर रही है, तो मैनेजर क्या करेंगे, दोनों डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएंगे ताकि दोनों डिपार्टमेंट जो है प्लान के अकॉर्डिंग रन करें और सभी सेम डायरेक्शन में काम करें। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। मैनेजर जो है जाके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, मैनेजर परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और जहां उन्हें लगता है कि करेक्शन करना है, जहां उनको लगता है करेक्शन करने की जरूरत है, तो वहां पर वो करेक्शन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के लिए 14 प्रिंसिपल को दिया था, मतलब दैट मीन्स दीस आर द 14 प्रिंसिपल गिवन बाय द हेनरी फ्योल। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क को डिवाइड कर दीजिए और जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वो काम करने के लिए दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड कर दीजिए और जो पर्सन जिस काम में माहिर है या जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वो काम करने के लिए दीजिए। नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर, मतलब मैनेजर के पास इतना पावर है कि वो अपने स्टाफ से अपने ऑर्डर को फॉलो करवा सकता है। अब जब ऑथोरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में दी जाएगी, मतलब जब ऑथोरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में दी जाएगी, मतलब मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो वर्कर से इतना काम करवाए। हेनरी फ्योल बोलते हैं कि अगर ऑथोरिटी ज्यादा हो जाएगी तो मैनेजर डिक्टेटरशिप दिखाएंगे और वर्कर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ऑथोरिटी से तब मैनेजर जो है वो इरिटेट हो जाएंगे। इसलिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है सिंसियर होना, अपने ऑथोरिटी अपने मैनेजर का रिस्पेक्ट करना और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना। अगर डिसिप्लिन होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एम्प्लॉय जो है, जो भी एम्प्लॉय या वर्कर है उससे मैनेजर या सुपीरियर का ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर देने के लिए सिर्फ एक ही सुपीरियर या एक ही बॉस होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी लोग हैं उनका एक ही गोल होना चाहिए। अगर उनको कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो सभी को ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन गोल रखना चाहिए। सभी लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर है या जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो उनको उनके सर्विस के अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए, तभी वर्कर मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर काम करते हैं उनको उनके सर्विस के अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए, तभी वर्कर मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जहां सारे डिसीजन या मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन टॉप मैनेजमेंट के जरिए लिया जाए। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इस लेवल तक जब वो फेयर एंड जस्ट डिसीजन ले। कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है
डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट के साथ साथ सबऑर्डिनेट भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से डिसीजन लेने से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होगी। इसलिए हेनरी फ्योल बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, ताकि हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का इफेक्टिवली यूज कर पाए। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है? हेनरी फ्योल बोलते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर एक लाइन बनी होती है, एक हायरार्की बनी होती है। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर के ऊपर कोई हेड होते हैं, फिर मैनेजर के नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं। तो हेड को अगर कोई मैसेज देना है सबऑर्डिनेट को, तो वो सबसे पहले मैनेजर को कोई मैसेज देते हैं, फिर मैनेजर इस मैसेज को सबऑर्डिनेट के पास पहुंचाते हैं। इस तरह से जो मैसेज पास हो रही है इसको ही कहते हैं स्केलर चेन। एक बार हम डायोग्राम से भी समझते हैं कि अगर जी को कोई इंफॉर्मेशन देना है ए के पास या कोई मैसेज को पहुंचाना है, तो जी जो है वो डायरेक्ट जाकर ए को मैसेज या इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि सबसे पहले जी एफ को अप्रोच करते हैं। एफ जो है ये ई को अप्रोच करेंगे, ई डी को अप्रोच करेंगे, डी सी को अप्रोच करेंगे, सी बी को अप्रोच करेंगे, बी अल्टीमेट मैसेज ए को पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जो मैसेज पास हो रही है इसको ही कहते हैं स्केलर चेन। लेकिन यहाँ पर हेनरी फोर्ड ये भी बोलते हैं कि इस तरह से कम्युनिकेशन करने से इंफॉर्मेशन डिले हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन अर्जेंट है या कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है, तब आप गैंग प्लांग का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब जी को कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन देना है क्यू को, तो जी जो है डायरेक्ट क्यू के पास जाकर इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन को ही कहते हैं गैंग प्लांग। गैंग प्लांग का मतलब है लेवल जंपिंग। लेकिन हेनरी फोर्ड यहाँ ये भी बोलते हैं कि जब अर्जेंट इंफॉर्मेशन हो तभी आप गैंग प्लांग का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप लैंड ऑफ अथॉरिटी को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब किसी को कमांड देकर ऑर्डर फॉलो नहीं करवाना है, बल्कि यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन या वर्कर है उनको और मटेरियल को इतने अच्छे से सिस्टमेटिक वे में रखना है या एक प्लेस पर अरेंज करके रखना है प्रॉपर ऑर्डर में, ताकि दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं या जितने भी वर्कर काम करते हैं उनके साथ इक्वल ट्रीट करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी एम्प्लॉय के साथ इक्वली ट्रीट करना है। अगर आपके सामने दो वर्कर हैं, अगर आप एक वर्कर को बहुत ही रिस्पेक्ट देंगे और एक को बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना डेडिकेट नहीं होंगे। तो इसलिए सभी वर्कर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं स्टेबिलिटी टू टेन्योर ऑफ पर्सनल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मतलब ये प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर या एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको उनके उनको उनकी जॉब की सिक्योरिटी दे। मतलब उनकी जॉब की स्टेबिलिटी होना चाहिए, ना कि उनको बार बार चेंज करे। अगर उनको उनके जॉब की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तो उनके दिमाग में हमेशा ये डर चलते रहेगा कि आज मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर दूसरे दिन निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से वो कभी भी टेंशन फ्री होकर काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं
उनके काम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचना, जनरल इंटरेस्ट का मतलब है सबों के बारे में सोचना। ये प्रिंसिपल ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमेशा जनरल इंटरेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट को वैल्यू देना चाहिए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा उसके नीचे रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को चाहिए कि वो वर्कर से या एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दे, वो भी प्लान बनाए, प्लान को एग्जीक्यूट करे, इनिशिएटिव ले, और जब वर्कर ऐसा करे तो मैनेजर को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को या वर्कर को इनकरेज करे, सपोर्ट करे, मोटिवेट करे। इससे क्या होगा, वर्कर जो है वो मोटिवेटेड फील करेंगे और उनकी इंटरेस्ट काम में और भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्प्रिट द कॉर्प। स्प्रिट द कॉर्प का मतलब है टीम स्पिरिट। इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल कहते हैं मैनेजर को चाहिए कि अपने वर्कर के बीच यूनिटी, मोरल कोऑपरेशन पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज या वर्कर आपस में खुश रहेंगे और जब वो खुश रहेंगे तो मोटिवेटेड होकर प्रोडक्टिव काम करेंगे। उसके बाद हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि ये जितनी भी प्रिंसिपल है, जितनी भी 14 प्रिंसिपल है, ये फ्लैक्सिबल है, मतलब हम इसे चेंज कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनके अंदर 6 टाइप की एबिलिटीज होनी चाहिए या 6 टाइप की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट है फिजिकल। एक मैनेजर को फिजिकली फिट होना चाहिए, उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटल। मैनेजर को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सलूशन फौरन ढूंढ ले। इसके बाद है मोरल। एक मैनेजर के अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए। जब मैनेजर के अंदर मॉरलिटी रहेगी तभी वो अपने वर्कर के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। उसके बाद है जनरल नॉलेज, मतलब मैनेजर के अंदर जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। उसके बाद है स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज मतलब कि अपने सब ऑर्डिनेट से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो इन्वेस्टिगेशन करे, लॉजिक लगाए। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। उनके अंदर एक्सपीरियंस होनी चाहिए ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए उनके सामने तो वो अपने एक्सपीरियंस से उसको अच्छे से डील कर सके। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर में 6 टाइप की क्वालिटीज होनी चाहिए। मैनेजर को फिजिकली फिट होनी चाहिए, मेंटली फिट होनी चाहिए, मोरलिटी होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।